वेलकम माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरीज लेके आया हूँ। ये चैप्टर हमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और वहां पे तो बहुत सारी बेसिक चीजें सीखी ही थी। तो उस बेसिक चीजों के साथ मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा एंड धीरे धीरे क्लास 11th में इसका किस प्रकार से यूज है और इसका कॉन्सेप्ट जेई में कहां कहां तक जाता है उस सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर जो है बड़ा ही आसान है, मैंने पहले ही बताया, और ये चैप्टर जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो बेसिकली इस चैप्टर को करने के बाद मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाऊंगा ताकि जो इसके एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होंगे उसे हम सही से पहचान सके, उसको हम सही से सीख सकें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं कुछ और बातें भी इसके बारे में बता देता हूं कि ये चैप्टर जो है, एक तो ये बात होगी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ये चैप्टर यूज होने वाला है। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो वो कैसे कैसे सॉल्व होंगे और उसके बाद बहुत सारे उसमें कुछ ट्रिक्स हैं जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिस प्रकार अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो वो एक लीनियर इक्वेशन बनता है, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और उससे ज्यादा होती है तो हम सभी जानते हैं कि इसी प्रकार से इक्वेशंस बन रहे हैं। तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं? तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लिखने का फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन मैंने इसमें एक बात बताई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब x की मैक्सिमम पावर 2 होगी। तो यहां पे x की मैक्सिमम पावर तो 2 है, लेकिन एक ऐसा भी तो केस आ सकता है जब यहां पे कांस्टेंट a इक्वल्स टू 0 हो जाए। अगर ये कांस्टेंट a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और x की मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 बचेगी। ऐसे में ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए इसमें एक केस मेंशन किया जाता है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा जाता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर जब ये बात होती है तो इसमें रूट्स निकाला जाता है। तो रूट्स भी हम कई प्रकार से लिखते हैं। एक हमारा रूट निकालने का तरीका होता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम रूट्स निकालते हैं। हमारा दूसरा तरीका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा हमारा तरीका होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला के से निकालने का तरीका। तो बेसिकली ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा जैसे कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसे सॉल्व करके बनाते हैं। तो मैं इसी से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकालूंगा जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, जिससे डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है। तो हालांकि ये सारी चीजें 10th में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, सभी ने पढ़ी हुई हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन आज मैं फिर से उसे एक बार समझाता हूं। तो बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें करना क्या रहता है कि एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना रहता है। एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पहला टर्म हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि उसके पावर में 2 हो, यानी कि अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x² प्लस b बाई ax प्लस c इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब इसमें मेरा मुझको देखिए, मैं इसमें एक और बात बता दे रहा हूं। जैसे मैं लूंगा कि अगर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कैसा दिखना चाहिए मुझे, p² प्लस q² प्लस 2pq के जैसा मुझे दिखना चाहिए, है ना। तो इसे भी मुझे वैसे ही फॉर्म में दिखाना है, ऐसा दिखे। तो मुझे एक चीज मिल गई x², यानी कि ये इस फॉर्म में मुझे दिख गया। अब मुझे 2 टर्म और चाहिए, एक ये। q² कैसे निकालूंगा मैं? क्या मुझे यहाँ पे q² दिख रहा है? मुझे तो यहाँ पे पता ही नहीं है q क्या होगा, तो q² की बात ही छोड़ दो, है ना। लेकिन जब मैं 2pq की बात करता हूं तो इसमें मैं देख रहा हूं कि ये p यहाँ पे शामिल है, ये वाला p जिसका स्क्वायर हमने पहले से ये लिख के रखा है वो यहाँ पे शामिल है, वैसा ही कुछ इसमें शामिल होना चाहिए। तो ये वाला ऐसा है जो इसके x के साथ शामिल है। तो ये कुछ
ये कुछ कुछ इसी के 2pq के जैसा हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है 2pq जैसा। 2pq इसे हम क्यों ना बना लें, इसे हम 2pq ही क्यों ना बना लें। बेसिकली ये जो फॉर्मूला ये थोड़ा लंबा है इसको डिराइव करना, हालांकि उसके बाद मैं चीजों को आराम से समझाऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसे एक बार हम समझ लिए तो हम बेसिकली समझ पाएंगे कि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक तो पी स्क्वायर जैसा मिल गया कुछ कुछ, यहां पे 2pq जैसा मुझे मिलना चाहिए। एक काम करता हूं कि ये अगर मुझे 2pq जैसा दिखाना है तो यहां पे तो q ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मेरा b बाई ए एक्स, ये जो है मेरा, ये तो p ऑलरेडी है ना, ये मेरा p ऑलरेडी है। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा काम करूं, कि यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, करेक्ट, एंड 2 से डिवाइड कर दूं। जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये कुछ इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है कि ये हो गया p, ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा 2, यानी कि मुझे ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2t यानी कि x है ना इंटू b अपॉन 2a। ये b अपॉन 2a मिला ना, ये b अपॉन 2 ही हमारा q होगा, ये b अपॉन 2a ही हमारा q होगा। आगे की चीजें क्या है, प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक काम करेंगे इसमें, इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x b अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस c, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास p स्क्वायर भी आ गया, 2pq जैसा भी चीज आ गया, लेकिन मेरे पास अभी तक q स्क्वायर तो कहीं लिखा ही नहीं है, q स्क्वायर अभी तक कहीं लिखा ही नहीं है। तो लिखते हैं ना q स्क्वायर को, तो q मैंने क्या निकाला, q ये होना चाहिए ना 2pq, तो b अपॉन 2a हमारा q होना चाहिए ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x b अपॉन 2a प्लस इधर में b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड कर दूंगा और इधर भी मैं इक्वल्स टू के इधर भी मैं b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस चल रहा है, अभी तक कुछ नया नहीं आया, कुछ पुराना नहीं किया, सब कुछ वैसा ही है। ये ध्यान देने वाली चीज है कि जितना हम इक्वल्स टू के इधर जोड़ेंगे उतना ही हम इक्वल्स टू के इधर जोड़ देंगे, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अब मैं इसे कह सकता हूं क्या, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस c, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर अपॉन 4a, है ना। तो माइनस c प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं इक्वेट करके ऐसे भी तो लिख सकता हूं माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a, करेक्ट। तो इस चीज को मैं उठा के यहां पर रख दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कि इसको मैं लिख दूं माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a। ऐसा माइनस देखने में अच्छा नहीं लगता ना यहाँ पे, तो माइनस देखने में अच्छा नहीं लगता, उसका एक और काम कर सकते हैं कि b स्क्वायर को पहले 4ac को बाद में, करेक्ट, b स्क्वायर को पहले और 4ac को बाद में, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तोड़ दो इसे, इसको हटाया तो मैंने, ये क्या है मेरे पास x प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट, जब मैं इसका करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a। यही आना चाहिए, बहुत लोग एग्री कर रहे होंगे हाँ यही आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस भी एक लगा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस भी एक लगा होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि -3 का होल स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का भी होल स्क्वायर 9 होता है। ठीक उसी प्रकार से प्लस माइनस हम दोनों वैल्यू लगाते हैं, कभी भी अंडर रूट लिखेंगे। तो ऐसे में मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, AC था यहाँ पे, अपॉन 2a। ये वैल्यू निकल के आई। इस वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से एक बार फिर से, कि मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आई है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही चीज हमने डिफाइन किया था। आई थिंक बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब जब बात समझ में आती है तो मैं सबको मिटा देता हूं और सिर्फ ये अपने काम की चीज ही मैं इस पूरे बोर्ड पे लिख डालूंगा। समझ में आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये कैसे आया, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यही हमारा एक्स का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ही अब इस चीज को रब करके तो मैंने अब डायरेक्ट ही लिख दिया कि इसका जो रूट्स होगा x वो इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, कोई भी चीज क्यों आई मैं उसका प्योर डेरिवेशन करके एग्जांपल देके ही उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि बाद में कोई इस अचंभे में ना पड़ जाए कि ये चीज कैसे आ गई। ठीक है, तो हो सकता है जिन लोगों को इससे पहले ना भी पता हो कि स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे पता लगाते हैं कि रूट कौन सा, हाँ यही है। तो ये तो मुझे रूट पता चल गया, ठीक है। मैंने एक और बात बताई थी कि इसका जो है डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर इसकी हमेशा 2 रहेगी, तभी ये क्वाड्रेटिक बन पाएगा। ये भी हो गया। अब जो इसका हम रूट्स लिखते हैं हमेशा दो प्रकार से लिखते हैं। इसके एक रूट को हम कहते हैं अल्फा, एक रूट को हमेशा कहते हैं बीटा। कुछ भी तो कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में अल्फा और बीटा ही माना जाता है। जिस प्रकार हम किसी भी वेरिएबल को x मान लेते हैं, उसी प्रकार इसका भी अल्फा बीटा का उतना ही अधिकार होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमने अल्फा और बीटा मान के चला, तो इसे अल्फा को मैं लिख सकता हूं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैं लिखना भूल जा रहा हूं हमारा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया बीटा, क्लियर। इसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे समझाना है। वो क्या, एक तो हम सभी जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स की बात होगी, सब इस फैक्ट से एग्री करेंगे कि सम ऑफ रूट्स की बात होगी। दूसरा हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी बात होगी, सब एग्री करेंगे कि हाँ भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात होगी। क्या कोई ऐसा सोचता है डिफरेंस ऑफ रूट भी अगर हम निकालें, डिफरेंस ऑफ रूट भी अगर हम निकालें तो क्या मजे की बात होगी, है? तो इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा। पहला तो ये कि डायरेक्ट जो आज से पहले फॉर्मूला रट के बैठे हैं वो, और दूसरा सही में वही चीज होता है जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो। तो देखते हैं कि अगर मैं सम ऑफ रूट करूं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। एक काम करता हूं, ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैं इसको अगले उस पर सब रब करके समझाता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस लेगा, ठीक है। तो इतना बेसिक चीज तो नोट कर लो, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो इतनी चीज तो मुझे आनी चाहिए, उसके आगे ही मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ पाऊंगा, ठीक है। और कुछ आए ना आए, कंपटीशन में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प देगी। बोर्ड एग्जाम में तो अलग अलग तरीके पूछेंगे, इसको इसी तरीके से निकालो, इसको इसी तरीके से निकालो, लेकिन कंपटीशन वाले एग्जाम में कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि किस तरीके से उसे निकालना है, तो हम उसे किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। एंड दिस मस्ट बी योर ideal formula if you solve the question of quadratic in your
कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अदरवाइज अगर बहुत आसान है तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करना, बहुत टाइम लेता है। हाँ भैया टाइम तो बहुत लेता है, आपके लेक्चर के शायद 10-15 नहीं शायद 20 भी मिनट कंप्लीटिंग स्क्वायर को समझाने में ही चले गए। आगे की चीजें समझाओ, आगे की चीजें कब समझाओगे? सुनो गौर से कि मैंने क्या बोला, एक रूट होता है अल्फा जिसको मैं कह सकता हूं -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक मेरा रूट होता है बीटा जिसको मैं कह सकता हूं -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें 3 टर्म पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला बात, सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। जितने भी ज्ञानी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो पहले ही बोल देंगे कि भाई मुझे फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b अपॉन a आता है। अच्छा ठीक है, आता है, सभी को याद है। क्यों आता है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो डेप्थ में पढ़ाई करते हैं ना उन्हें पता चल जाती है क्यों आता है। जो नहीं करते उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता, वो एज ए फॉर्मूला रट के बैठ जाते हैं। और फॉर्मूला रट के बैठने वाले लोग अक्सर धोखा खाते हैं। तो समझिए कि अल्फा ये है, बीटा ये है। करना जरा एडिशन, -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस करेंगे लेकिन ये माइनस का माइनस आएगा, -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a तो कॉमन है, यानी कि इस पूरे स्लाइड को मैं एक ही कर सकता हूं, ऐसे ही लिख दूंगा डायरेक्ट 2a। भाई इससे निपट गए हो, ये क्या आयो -2b अपॉन 2a, करेक्ट। -2 से 2 उड़ गया, बचा क्या -b अपॉन a। यही तो फॉर्मूला होता है जो हमने सम ऑफ रूट्स में सीखा है। यही तो फॉर्मूला होता है जो हमने सम ऑफ रूट में सीखा कि सम ऑफ रूट इस प्रकार से होता है। भाई साहब याद रखो, है ना। उसी प्रकार से मुझे बताने की जरूरत नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखना चाहिए, फॉर्मूला सभी को पता है। इसी फॉर्मूला में इसी को ऐसे रख के देखो, और मैं खुद रख के दिखाता हूं कि ऐसे ही होता है और वो भी चीज भी सही है। तो उसे रख के देखेंगे कि दूसरा चीज हम सीखने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। बहुत बढ़िया, अल्फा इंटू बीटा बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है। सिंपल तरीके से सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन को बहुत सारे बुद्धिजीवी अब बैठेंगे कि भाई इसको पहले मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर पहले इसको इससे, फिर पहले इससे इसको, और तब जाके। नहीं, चीजों को हमें देखना आना चाहिए। जब हम चीजों को देखना सीख जाएंगे, क्वेश्चन हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। क्या हमें देखना है कि इस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ ये तो मैं जानता हूं। एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं ए को कहूं -b है एंड बी को कहूं, एक काम करता हूं ना, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको x रख देता हूं, ठीक है। इसको x रख के बता देता हूं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मैं मानूंगा कि x इक्वल्स टू -b है, क्योंकि -b दोनों में दिख रहा है। -b नहीं भैया, बस ऐसे ही मत चलो, -b अपॉन 2 है, ठीक है। आपको खुद नहीं दिख रहा, हमें बता रहा कैसे देखना। अरे भाई हो जाती है। y को क्या रख सकता हूं मैं, माइनस। नहीं, माइनस नहीं रखो, इसको सीधे रखो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको माइनस क्यों नहीं रखा आपने? अरे यार, इसको अगर मैं सीधा सीधी, ये दोनों टर्म उसमें, लेकिन एक जगह प्लस और एक जगह माइनस का खेल हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि ये x प्लस वाई x माइनस वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। वाओ। एंड
वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। वाह, कमाल की बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो मैं यहीं से सॉल्व कर लूंगा ना। कैसे सॉल्व करूंगा, ये आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 भी गया, एक ए से इसका एक गया, 4 से 4 गया, इसका ए से इसका स्क्वायर गया, c अपॉन ए। यही तो हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसा होता है, यही हमने पढ़ा था। आई थिंक बात समझ में आती है। ये दो चीज के अलावा मैंने तीसरी चीज बताई थी, इन दोनों चीज के अलावा मैंने जो तीसरी चीज बताई थी, डिफरेंस ऑफ रूट, है ना। तो डिफरेंस ऑफ रूट देखो यार, ये वाला फॉर्मूला रखूंगा ना तो भी बन जाएगा, लेकिन मैं उसको किसी और तरीके से समझाना चाह रहा हूं। उसमें जो मैं एक तरीका अप्लाई करूंगा ना, वो आप हर जगह अप्लाई करना, क्योंकि ये जो जेईई मेंस 2021 हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन उसी पे रिलेटेड दिया हुआ था, और वो दिमाग बहुत अच्छा। ये चीज जो उस ट्रिक का नाम है, मैं अभी लिखता हूं फिर बताता हूं क्या है। तो बहुत सही, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे करके सोचता रहता हूँ, और वास्तविक में मुझे जो चीजें मिलती हैं वो मेरे लिए क्या हो जाती हैं कि भाई अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बार किसी टीचर से सीखने को मिल जाता है, बहुत बार पता चलता है अच्छा ये चीज तो मैंने सोची और ये ऑलरेडी किसी ने ऐसा सोच के रखा, तो उस टाइम बड़ी खुशी होती है कि चलो मेरा दिमाग इस जगह पे तो पहुंचा जो मैं खुद से चीज सोच रहा हूं। तो मुझे जरा बताना, अल्फा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू क्या आई थी, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, सी अपॉन ए। नो डाउट हमारे पास यही वैल्यूज आई थी। ठीक है, अब मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा, यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट। तीसरी चीज जो हमने उस टॉपिक पे पढ़नी थी वो है डिफरेंस ऑफ रूट। वेल डन, डिफरेंस ऑफ रूट। चलो डिफरेंस ऑफ रूट पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट हमें पढ़ना है। डिफरेंस यानी कि अल्फा माइनस बीटा की बात हो रही होगी। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। यहां पे दिमाग को थोड़ा दोहराना शुरू करो कि मैं अगर एक कंडीशन लेता हूं कि x माइनस वाई द होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। सोचो क्या मैंने ये चीज सही लिखी है। बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ ये तो ऐसा ही होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं जब एक बार बैठा हुआ था और खाली दिमाग से मैंने सोचा कि अल्फा प्लस बीटा के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो वो 4 अल्फा बीटा आया था। तो अल्फा माइनस बीटा में अल्फा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर में अगर मैं इतना ऐड कर दूं तो ये इतना, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदाज पे इन सभी को बिठा लेंगे हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्स। तो मान लिया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के बराबर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये चीज क्या हुई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए। वाह गजब। ये कितना हुआ, माइनस 4c बाई ए, 4c बाई ए स्क्वायर। ठीक, जोड़ दो दोनों को, हाँ जोड़ के दो, घटा दो दोनों को। ए स्क्वायर कॉमन आया, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो देखी हुई चीज है। ये जो देखी हुई चीज है इसका नाम क्या होगा, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहीं से जो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ ना कि यार ये चीज ना दिखने में बहुत ज्यादा आती है, इसे कुछ घोषित कर दो, डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया गया।
पहली बार पेड़ को देखा होगा, ये रास्ते पे बहुत ज्यादा दिखता है, इसका नाम आज से पेड़। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसका नाम आज से डिस्क्रिमिनेंट। सिर्फ यही नहीं, आगे भी बहुत जगह दिखेगा, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ये आएगी। इसको मैं डी भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए। लेकिन पता है ऐसे मजा नहीं देगा ना, तो इसलिए एक काम हम हमेशा करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो सकता है अल्फा छोटा हो बीटा बड़ा हो, बीटा छोटा हो अल्फा बड़ा हो, है ना, उसके हिसाब से डिपेंड करेगी। तो हमेशा इसको हम मॉड में रख देंगे। तो जब हम मॉड में रखेंगे तो हम कहेंगे मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ अंडर रूट डी अपॉन ए। ये फॉर्मूला होगा डिफरेंस ऑफ रूट का। ये कचरमबद्ध आपको समझ में आया होगा, तो इसी चीज को मैं उठा के लिख देता हूं कि इसको हमेशा मॉडुलस में रखेंगे। अरे मॉडुलस क्या होता है भाई? 10th क्लास में भी जब हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालना सीखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तब हमने एक बार मॉडुलस का यूज किया था। उस समय मॉडुलस का मतलब ये होता था कि अंदर जो भी वैल्यू होगी इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कर देना मॉडुलस में रखने के बाद। वही है मॉडुलस, वही वाला मॉडुलस है कि मॉडुलस के अंदर जो भी चीज होगी, बिकॉज मॉडुलस डिफाइंस द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी किसी का नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला फाइनली अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए। वेल डन। ये मैंने देख लिया डिफरेंस ऑफ रूट, ठीक, डिफरेंस ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब कुछ देख लिए हैं। अब मेरे पास जो अगला टॉपिक है वो इसमें आएगा न्यूटन्स फॉर्मूला। और न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला थोड़ी हाई लेवल की चीज है, बोर्ड में कहीं यूज नहीं आएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे, आसान वाले भी नहीं। अच्छा, आसान डिफिकल्ट भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है यार, क्योंकि बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में जहां मैथमेटिक्स आती है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता, और नेशनल लेवल एग्जाम में डिफिकल्ट। तो हम यहां पे सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। बहुत कुछ सीखना है भैया, बहुत कुछ सीखना है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक की ही बात अभी तो हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ये 10th से पढ़ी हुई कुछ चीज लग रही है, 10th में भी पढ़ा था ऐसा। हाँ वही वाली है, वही चीज है, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मोस्टली लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का जो लिखने का तरीका होता है उसे देखना होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product of roots equals to 0। परफेक्ट। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए। इतनी अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक? ओके, ये वैल्यूज यहां पर रख दे, रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4, तो ये हो गया बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है? हाँ भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा तो लग रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपने सबसे पहला वाला फॉर्म बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये वैसा नहीं दिख रहा है। आंखें खोलो, दिमाग को खोलो और सोचो, ये वही तो है। कैसे? अरे एडिशन लेंगे भाई, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इसको उधर टरका देंगे तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हाँ, यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यही तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा ही तो दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो हमने लिखना सीखा था, जहां पे a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी प्रकार से लिखते हैं। तो हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक तक पहुंच गए। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक हमने सीख लिया। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो है न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स फॉर्मूला मैं बता दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। न्यूटन्स फॉर्मूला जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प देगा। बोर्ड एग्जाम से इस रहस्य का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कल्पना पर आधारित है। ठीक है, ठीक है, आइए। अरे भैया, न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन के बारे में तो हमने फिजिक्स में सुना था, मैथ में कहां से घुस गया? मैथमेटिक्स में कैसे घुस गया? न्यूटन पहले मैथमेटिक्स में ही घुसा था, बाद में फिजिक्स में घुसा। कैसे कैसे? पूरी इंटीग्रेशन उसी ने लिखी है भाई, समझ लो। तो मैं क्या बताने वाला हूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और एक कंडीशन यहां पे दिया हुआ है कि अगर ए एन इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन है, अगर एक ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि ए एन इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन है, वैसे सिचुएशन में या फिर और अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा टू दी पावर एन है, वैसे कंडीशन में हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला किस प्रकार से काम करेगा। तो न्यूटन फॉर्मूला में इतनी सारी चीजें लिख ली, तो अब हमें करना क्या होगा कि जो हमारे वेरिएबल्स है ना, उनके पीछे कुछ कुछ कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से कोफिशिएंट है इसमें? कोफिशिएंट, हाँ कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जुड़े हुए कांस्टेंट को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो x² के साथ जो जुड़ा होगा उसे हम लिख देंगे ए एन, करेक्ट। x के साथ जो जुड़ा होगा उसे हम लिखेंगे ए एन माइनस 1, और जो सिर्फ और सिर्फ c क्या 1 के साथ जो जुड़ा होगा जो कि c है, उसके बदले में हम लिखेंगे ए एन माइनस 2। ठीक है, यानी कि अगर n की वैल्यू 5 हुई, अगर n की वैल्यू 5 हुई तो इसको लिखा जा सकता है a5, इसको लिखा जा सकता है a4, इसको लिखा जा सकता है a3, या नहीं तो इसे लिखा जा सकता है an माइनस 1। अगर हमने इसे लिख दिया तो इसे हम लिखेंगे an माइनस 2, an माइनस 3। बेसिकली ये सबसे बड़ा, ये छोटा, या नहीं तो इसे लिख सकते हैं हम an माइनस 2, an माइनस 4। आई थिंक बात समझ में आती है। बात समझ में ये आती है, इसका जो चल रहा होगा ना अगले से नेक्स्ट वाला टर्म, जो नेक्स्ट वाला जो टर्म चल रहा होगा वो एपी फॉलो करना चाहिए। इसको इस तरीके से लिखा गया है। ओके, तो अब x² के बदले हमने ये लिख दिया, x के बदले में हमने ये लिख दिया, 1 के बदले में हमने ये लिख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कैसा दिखेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे तो उसमें लिखता है ए एन प्लस बी ए एन माइनस 1 प्लस सी ए एन माइनस 2। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली। तो इसकी जगह ये चीजें रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ए एन क्या होगा? अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन। ए एन माइनस 1 क्या होगा? अल्फा टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर एन माइनस 1। और ए एन माइनस 2 क्या होगा? अल्फा टू दी पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा टू दी पावर एन माइनस 2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें भी। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस मैं करवा दूं, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं।
जैसे ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो समझ ही गए। तो इसी को मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ अप्लाई करता हूँ कि एक बार एग्जाम में दिया गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और इसका अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, ठीक, और अगर ए एन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन है, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ऐसे सिचुएशन में A10 माइनस 2A8 अपॉन A9 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें बताना है। 2 इंटू ये क्वेश्चन पता है जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपली सॉल्व होगा। देखते हैं कैसे। मैंने क्या बोला था, आपको चीजों को रखना जानना पड़ेगा, ठीक है, चीजों को हमें रखना जानना पड़ेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, कैसे लिखूं इसको मैं कैसे लिखूं, इसमें कोफिशिएंट इसका एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का -6 है और 1 का कोफिशिएंट -2 है, इसको उसी तरीके से लिखना होगा, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, an -6 an -1 -2 an -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये अलग है, थोड़ा देख लेना, ठीक, इसको थोड़ा नीचे कर दो। an -6 an -1 -2 an -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इतना काम तो हमारा हो गया। इतना काम करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है। तो अगर मुझे कुछ चीजें इस तरीके से लिखनी है तो मैं A10 को लिखना चालू करता हूँ। तो A10 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसकी जो 2 रूट्स आएंगी वो आएंगी अल्फा बीटा। तो ये जो है, अगर मैं n की वैल्यू 10 लिख दूं, n की वैल्यू अगर मैं 10 लिख दूं तो ये क्या होगा, A10 -6 A9 -2A8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हो ठीक तो है, ठीक है, बहुत अच्छे से ठीक है। A10 की जगह क्या लिख दिया जाए, A10 को अगर हटा दें तो 9 और 8 में वैल्यू मिलेगी, ऊपर नीचे है, चीजों के कटने के आसार बहुत कम हो जाएंगे। बढ़िया, इसको एक तरीके से मैं लिख सकता हूं कि A10 -2A8 इक्वल टू 6A9, ये चीज मैंने लिख दी कि A10 -2A8 के बदले 6A9 लिखा जा सकता है, यानी कि इसके बदले मैं लिख सकता हूं 6A9 और यहां पे क्या लिखा हुआ है 2A9, कट गया, आंसर आएगा 3। यही इसका यूज है, न्यूटन्स फॉर्मूला का यही यूज है। इसी प्रकार से न्यूटन्स फॉर्मूला पे क्वेश्चंस समझे जा सकते हैं, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इससे भी हमने समाप्त कर दिया। न्यूटन्स फॉर्मूला के बाद आता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट के बारे में हम बहुत समय से समझते आए हैं कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट डिफाइन किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। नेचर ऑफ रूट डिफाइन किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। पहली बात इसमें एक चीज ये समझ लेना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b
सी एवरीवन बिलोंग्स टू, क्यों क्या होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होना चाहिए ना, रियल नंबर है, रियल नंबर होने दे सब। अब मुझे रूट्स को देखना है विद रिस्पेक्ट टू डी के, रूट्स को हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, डी विद रिस्पेक्ट टू डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने सीखा है। अब इसमें 3 केस देख लेना। पहला केस डी इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल, पहली बात तो रूट रियल होंगे, एंड बोथ रूट्स विल बी सेम, रूट्स रियल होंगे और दोनों रूट एक दूसरे के बराबर होंगे। आई थिंक यू गॉट दैट। दूसरा कंडीशन, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0, जब डी 0 से बड़ा होगा तो रूट्स डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हो सकता है बगल में थोड़ा काम चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, तो आवाज को इग्नोर करिएगा, बस इस पर फोकस करिएगा। और मैं थोड़ा चिल्ला के बोल भी रहा हूँ ताकि मेरी आवाज वीडियो में क्लियर आए, ठीक है? तो उसका थोड़ा ध्यान देना यार, आज ही काम होना था और मैं हाफ ऑफ द लेक्चर तक पहुंच के से अगर छोड़ देता तो मेरी मेहनत भी बर्बाद हो जाती। दैट्स राइट, ठीक है। तीसरा कंडीशन, d is less than 0, roots are imaginary obviously and distinct। ये दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे बट इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी क्या होता है? अरे उसी के लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं ना, जहाँ पे आई आ जाती है वैल्यू। आई क्या होता है सर? आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 इसमें क्यों आएगा? इसमें इसीलिए आएगा क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो ये नेगेटिव में चली जाएगी, ये नेगेटिव में चला जाएगा। अंडर रूट में जब नेगेटिव आएगा, क्या है ये? तो इमेजिनरी है ना, ये तो सोचा, ऐसा नंबर वास्तविक में होता नहीं है ना, इसीलिए तो ये नेचर ऑफ रूट था। लेकिन इसके अलावा मैं एक और चीज बताऊंगा कि इफ स्पेशल केस, स्पेशल केस, इफ d is greater than 0 and not a perfect square, अगर d डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स विल बी इन पेयर। रूट्स पेयर में आएंगे। कैसा पेयर? कि अगर एक रूट आ गया a प्लस अंडर रूट ऑफ b बाई सी, तो दूसरा रूट हमेशा a माइनस अंडर रूट ऑफ b बाई सी के ही फॉर्म में आएगा। ऐसा किस लिए? सोचो खुद, जब ये अंडर रूट में चला जाएगा और स्क्वायर नहीं होगा तब तो अंडर रूट में एक नंबर ही बचा रह जाएगा। तो एक में प्लस लगा रहता है, एक बार प्लस अंडर रूट डी होता है, एक बार माइनस अंडर रूट ऑफ डी होता है, इसीलिए ये पेयर में आ जाएगा। तो ये नेचर ऑफ रूट था, रूट किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। रूट के बारे में एक और विशेषता मैं आपको बता देता हूं, अगले पेज में बताता हूं, क्योंकि मुझे उसके बाद कॉमन रूट कंडीशन समझाना है। कॉमन रूट कंडीशन के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या एक स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस नोट करना है। स्पेशल केस आर ऑलवेज यूजफुल। स्पेशल केस वो केसेस होते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज से क्वेश्चन बड़े जल्दी ही सॉल्व हो जाते हैं, बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो वो होता है हमारा स्पेशल केस। अब मैं बताने जा रहा हूं कॉमन रूट कंडीशन। लेकिन उससे पहले एक और बात बता देता हूं, जिंदगी भर याद रखने वाली बात।
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो वन ऑफ द रूट will always equals to 1. यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है जो कि इसी फॉर्म में रहता है, उसके सारे कोफिशिएंट का सम, उसके सारे कांस्टेंट दिखने वालों का सम अगर 0 हो गया तो उसका कोई एक रूट हमेशा 1 के इक्वल होगा। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा देख लेना, बना लेना और उसमें ये चीज रख के देखना। हो सके तो कमेंट भी कर देना कि हमने ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था जिसमें हमें ऐसा चीज पता चला कि ओ ये तो सच था। ठीक है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लेंगे आप। और हम अब चलेंगे आगे चलेंगे हम कॉमन रूट कंडीशन में। और अभी कितना टॉपिक बचा हुआ है, तो कॉमन रूट कंडीशन के बाद हमारे पास आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व हो, और उसके बाद आएगा ग्राफ एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, और उसके बाद आएगा वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड बड़ा मजेदार है। और उसके बाद इनफाइनाइट रिपीटिशन है, लेकिन चलो इनफाइनाइट रिपीटिशन आपको बता देंगे थोड़ा। तो मैं काम करता हूं कि मैं अभी यहाँ पे 2 टॉपिक और पढ़ा देता हूं, कॉमन रूट कंडीशन और क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग मॉडुलस। ये दोनों चीज के बाद ग्राफ एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एंड वेवी कर्व मेथड मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बना के समझा दूंगा। ओके, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट उस टाइम बना लूंगा। तो ये 2 चीज है, आसान सा टॉपिक है, जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट कंडीशन मतलब क्या होता है कि मान लो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x प्लस b, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लिए इसका जो रूट्स आया वो आया अल्फा बीटा, और इसका जो रूट आया वो आया गामा डेल्टा। ये 4 रूट्स आ गए। हो सकता है कि इसमें 2 केस बने, एक ये कि ये अल्फा बीटा जो है इसी के गामा डेल्टा के बराबर हो, यानी कि इसके दोनों रूट के बराबर हो। और एक कंडीशन हो सकता है कि इसका कोई एक रूट इसके किसी एक रूट के बराबर हो। तो ये होता है कॉमन रूट कंडीशन। उसे हम फाइंड कैसे करते हैं उसे मैं आप बता देता हूं आपको। तो इसमें 2 केस हैं। केस नंबर 1, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन है। तो ऐसे सिचुएशन में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा ही क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यार जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे ना और उसमें किसी एक कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नया क्वाड्रेटिक तो बनेगा, दिखने में तो एक नया क्वाड्रेटिक लगेगा, लेकिन वो जो क्वाड्रेटिक का जो सबसे बेसिक कोर फॉर्म है वो तो किसी 2 रूट्स से बने होंगे ना। उसके 2 अल्फा बीटा को जब हमने जोड़ा होगा, उसके जब हमने 2 अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया होगा, तब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में जैसे मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन होता है, उसमें मैंने रखा होगा रेशियो तो सेम ही आएंगे क्योंकि हमने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। जबकि कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है तो बाकी सारे कांस्टेंट टर्म एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। लेट्स सपोज कि इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a1 by a2 जब मैं करूंगा तो 1/3, b1 by b2 करूंगा 1/3, क्योंकि 3 से ही तो सब में मल्टीप्लाई हुआ है। दैट्स व्हाई ये सिचुएशन उसके लिए वैलिड है। लेकिन ये तो आसान है। अगला देखते हैं। अगले वाले में मैं एक एग्जांपल भी दे दूंगा ताकि दिक्कत ना हो। दूसरा,
only one root is common, जब एक ही रूट कॉमन हो, एक ही रूट कॉमन कहने वाली बात स्टेप्स में सॉल्व करो। जब बड़ी ही डिफिकल्ट चीज आ जाए, बड़ी ही दिमाग घुमाने वाली चीज आ जाए, उसको हमेशा स्टेप पे फॉलो करना चाहिए। उसके थ्रू क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और हमारे माइंड में ये चीज भी क्लियर रहता है कि हम क्या क्या लिखे हैं, हमने अभी तक क्या क्या सॉल्व कर लिया है। तो ये चीज हमेशा होनी चाहिए। तो इसका स्टेप 1 क्या करना होगा? स्टेप 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इन बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर सेम करना। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर बोथ इक्वेशन में सेम कैसे कर लोगे? आसान सी बात है ना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट पहले वाले क्वाड्रेटिक में होगा उसको दूसरे वाले क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई कर दो, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो दूसरे वाले क्वाड्रेटिक में होगा उससे पहले वाले कर दो। ऑब्वियसली दोनों बराबर हो जाएंगे। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं। ये तो इसमें एक कंडीशन आया, हम उसमें भी सेटिस्फाई कर देंगे। तो उसके बाद क्या करना है? सेकेंड, ओके, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ओके ओके ओके, आसान सी चीज है। कैसे x की वैल्यू फाइंड कर लोगे? अरे भाई, जब तुमने दोनों के कोफिशिएंट को बराबर बना दिया, दोनों के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब तुमने बराबर बना दिया, तो क्या कंडीशन हुई? कंडीशन ये हुई कि दोनों का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला तो गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x वाला। लीनियर में तो बचपन से करते आए हैं, लीनियर में तो बचपन से करते आए हैं कि कैसे निकालनी है वैल्यू। देन स्टेप 3, पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन एंड फाइंड आउट द रिजल्ट। x की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ब्रिलियंट, इतनी सारी बातें तो बता दी, एक एग्जांपल दे देते हैं मैं कैसे मानूं कि जो बोली गई बातें सही हैं। ये चीज समझ लो, लिख लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा साइड में हो गया, दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साउंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगले मिटाने के बाद सो कॉल्ड स्लाइड में क्वेश्चन दूंगा, लिखूंगा, खुद से बनाएंगे क्वेश्चन भी खुद से बनाएंगे, देन सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो एक काम करो, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसमें से कोई एक तो रूट कॉमन होगा दोनों में से। तो मुझे कितने वैल्यू होंगे? x के 3 वैल्यू मिलेंगे ना। कैसे कैसे कैसे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाऊंगा 3 और 2 को लेकर, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाऊंगा, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक में 3 ले लेता हूं और एक में ले लेता हूं 5। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक रूट कॉमन है ना। अरे ये तो बनाऊंगा अभी ना क्वाड्रेटिक, दोनों में ये चीज हम समझ गए कि एक रूट पहले से ही कॉमन लेके चल रहा है। देखते हैं, इससे एक क्वेश्चन फॉर्म करेगा एग्जामिनर, पहले से ये सोच के बैठा होगा, इससे एक क्वेश्चन फॉर्म करेगा, वो क्वेश्चन हम भी इसके थ्रू फॉर्म करेंगे और देन निकालेंगे रिजल्ट क्या होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक मैंने बताया है। तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एम आई राइट? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, माइनस लगा के इसको लिखना है। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर
माइनस 538x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस, ये हमारा बन गया क्वेश्चन की लेट क्वाड्रेटिक there are two quadratic equation having one common root, find that common root। आसान है, हम क्या करेंगे, इसके दोनों रूट निकाल लेंगे, इसके दोनों रूट निकाल लेंगे और लिख देंगे। तो फिर मैंने पिछली बार क्यों बताया इतना सारा चीज? पिछली वाली चीज मैंने इस चीज के लिए नहीं बताई। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे जब आपको इसमें कोई एक वेरिएबल दे दिया जाएगा और तब आपसे बातें पूछी जाएंगी, तब आपको वो चीज मदद करेगा। यहाँ पे तो प्रूफ दिखा रहा हूँ कि वो चीज जो मैंने लिखी वो वैलिड कैसे है। तो स्टेप 1 मेरा क्या होना चाहिए, दोनों का एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम करना है। ऑलरेडी सेम है, अगर कुछ और होता तो इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते। स्टेप 2 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, इधर सब्ट्रैक्ट, ये प्लस ये सब्ट्रैक्ट गयो। माइनस 8x प्लस 5x यानी कि माइनस 3x और ये हो जाएगा 15 माइनस अरे क्या 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 रे भैया, हाँ 9 और 0। ठीक नहीं होगा ना, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ऐसे कुछ गलत लिख दिया मैंने। क्या गलत लिखा है कि जो मेरा x होगा ना यहाँ पे आएगा 9 बाई -3 आ रहा है। -3 तो नहीं होना चाहिए था। अरे 15 में से 6 गया तो प्लस 9 बचेगा ना। 15 में से जब मैं तब से सोच रहा हूँ कहाँ गलती है, कहाँ गलती है। कोई गलती नहीं, गलती कोई नहीं है, गलती बस इतनी है कि 15 में से 6 घटाने के बाद -9 कैसे किए। 15 में से 6 घटेगा तो +9 होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू -9 बाई x इक्वल्स टू 3। मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है, कैलकुलेशन मुश्किल है। समझ गए? अब आखिरी टॉपिक है क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग मॉड। वैसा क्वाड्रेटिक जिसमें मॉड की बात आए वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मॉड में तो प्लस एक्स को भी वो एक्स ही लिखेगा, माइनस एक्स को भी एक्स ही लिखेगा। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि वैल्यू कैसे होगी उसकी। किसी को भेज दीजिए, देखिए वो हल्ला कर रहा है, पब्लिक कंप्लेन कर रही है ना। क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग मॉड, एक चीज समझना है कि अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा है तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा होगा। एक और चीज कि मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मॉड इक्वल्स टू सब सेम होंगे। हाँ, इसको सब सेम होंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना के हम फाइंड आउट कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक जिसमें मॉड इन्वॉल्व होता है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स राइट ए क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसे मुझे सॉल्व करना, तो एक काम करते हैं, हम मॉड ऑफ x को लेट
मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने टी लग दिया, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब मेरे लिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान मेरे लिए कैसे, बड़ा आसान मेरे लिए ऐसे, क्योंकि ये तो अब एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, जैसे मैं लिख सकता हूं 9t स्क्वायर माइनस इसको दो टर्म में तोड़ना है, जिसका प्रोडक्ट 5 हो और जिसका सम 18 हो। तो प्रोडक्ट 5 और ये 18 कैसे हो सकता है, प्रोडक्ट 5 नहीं, प्रोडक्ट 45 होना चाहिए, प्रोडक्ट 45 होना चाहिए। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 15t माइनस 3t 45 को हेलो, वहां जानकी गया होगा, एक हेल्पर है। हेलो, गुड आफ्टरनून। लग दीजिए, यानी कि t की वैल्यू मेरे पास आई 1/3 एंड 5/3। t की वैल्यू आई 1/3 और 5/3। हाँ ठीक है। अब मैंने कि ये मैंने मॉड ऑफ एक्स टू टी लिखा था, यानी कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस टी होगा। यानी कि इस हिसाब से जो मेरा एक्स होना चाहिए वो क्या होगा, 1/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 5/3, है ना, ये चीजें हो जाएंगी। मुझे पूछा क्या था, मुझे पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसके रूट, ये 4 रूट आ गए, इसके सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट निकले, 2 निकलने चाहिए थे, निकले 4, क्योंकि मॉडुलस उसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, 1/3 इंटू माइनस 1/3 इंटू 5/3 इंटू माइनस 5/3। तो ये माइनस है तो माइनस गया, 5 5 जा 25, हमें क्यों नहीं बताया गया? 9 3 जा 27 3 जा 81। ठीक। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉड। इस प्रकार से मैंने ये सारी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इसमें जो चीजें बची हुई है वो चीजें बची हुई है, ग्राफ एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ग्राफ कैसे पता करेंगे, उसकी रेंज कैसे है वो पता करेंगे, एंड वेवी कर्व मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इनइक्वालिटीज निकालने में काम देती है। तो वेवी कर्व मेथड भी जो है हम अब उसमें निकालेंगे। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे साउंड्स भी आ गए होंगे, बट इग्नोरिंग दैट साउंड वी हैव टू ओनली फोकस ऑन दी टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।